हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट। ठीक है। अब ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस सेट को पढ़ने से पहले हम वैसे पढ़ेंगे थ्योरी क्लासेस। ओके। थ्योरी क्लासेस आपको मॉर्निंग में मिलेंगी और इसका प्रैक्टिस सेट आपको शाम के टाइम पे मिल जाएगा या फिर एक दिन के अंतराल पे हो सकता है मिल जाए। कहने का तात्पर्य हमारा इतना है कि आपको पैरेलल क्लास देखने को मिलेगी। पैरेलल इन द सेंस आप बोल सकते हो कि एक साइड में आपकी थ्योरी क्लास चलेगी और इस थ्योरी को पकड़ने के लिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये आपको समझाने के लिए हम साइड में ही आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्टिकुलर उस चैप्टर का देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे चैप्टर जैसे आपकी आज हमने यहाँ पे लिया हुआ है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो आज तो मैं इसका प्रैक्टिस सेट पहले उपलब्ध करा दे रहा हूँ, लेकिन कल से क्या होगा, इस पे थ्योरी क्लास आएगी और इसके बाद में साथ में आपको पैरेलली इसका प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि टॉपिक कमांड आपका हो जाएगा। दूसरा कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस चैप्टर से ये आपको आइडिया हो जाएगा। प्लस और भी जो डाउट आपके माइंड में आते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपके मन में जो आती हैं वो समस्या भी इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ठीक है। तो बिना किसी देरी के पहले हम पहले अपने सेशन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने गांव हैं। ठीक है। तो भारत में कुल कितने गांव हैं ये आपको बताना है। आई थिंक आपको आवाज़ कम आ रहा होगा, शायद अभी आ रहा होगा। तो भारत में कुल कितने गांव हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है। इस टाइम पे भारत में लगभग इतने गांव हैं, 64,923 गांव हैं। ओके। सो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ, तो ग्रामीण समुदाय जब नाम आता है, ये शब्द आता है, तो आपको ग्राम से संबंधित कर लेना है। ग्राम से इस चीज़ को कोरिलेट करना है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी होंगी ये ग्राम से संबंधित होगी। और यहाँ पे आपका जो लॉजिकल माइंडसेट है ना, उसको भी तुरंत एक्टिव कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को एलिमिनेट करने वाले हैं। ओके। सो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके भी हम एग्ज़ाम टाइम में 2 से 3 क्वेश्चन को एलिमिनेट करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप से अवधारणा से संबंधित कोई चीज़ आएगा या फिर तार्किक संबंध से कोई चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे जब और शब्दों पे ध्यान देना है कि शब्द में क्या बोल रहा है। यहाँ पे ग्रामीण समुदाय की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका दिमाग ग्राम से संबंधित हो जाना चाहिए। नगर से आपको दूरी बरतना है, ग्राम पे आपका दिमाग होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, यह है समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है और कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। इसके बाद में प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है। देखिए, अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए कि मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। हाँ, होता है, ग्रामीण समुदाय में मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप फोकस कीजिए, प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है। देखिए, इसका मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे आप देख लीजिए, जो भी थोड़ा समूह में हावी होता है, या फिर जस्ट 1 सेकेंड, जो भी दोस्तों कोई ग्रुप है अगर आपके गांव में, अगर वो हावी होता है ना, तो उसकी प्राथमिकता वहाँ पे होती है। कुछ नॉर्मल सा आपको ऐसे लेके चलना है। मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आप मनोवैज्ञानिक या फिर कोई ऐसी साइंटिफिक चीज़ नहीं पढ़ रहे हो कि आपको बहुत अंदर तक जानना है। बस आपको ये समझना है कि जो प्राथमिक समूह है इसकी प्राथमिकता होती है और समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है। देखिए, औपचारिकता का तो मतलब मुझे पता है, लेकिन अनौपचारिकता मुझे शायद नहीं पता है। देखिए, औपचारिकता का मतलब होता है कि जो होता नहीं कि जो नियम कानून होता है, जो औपचारिकताएं होती हैं हमारे समाज में, वो होती है औपचारिकता। लेकिन समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, ये भी आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो नियम कानून से हट के लोग फॉलो करने लगते हैं, वो सारी चीज़ें समाज में पाई जाती हैं। यानी कि अगर आप कुछ इस तरह से इसको फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन पे थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है, और जब तीनों पे डाउट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको उपरोक्त सभी पे मार्क कर देना है। देखिए, जब एक पे डाउट होता है या 2 पे डाउट होता है तो चलो ठीक है, मानता हूँ कि हो सकता है कि आपका एक सही हो और एक गलत हो जाएगा। लेकिन जब तीनों पे डाउट जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों लगभग सही हो सकता है, और यहाँ पे इस तरह से आपको चौथा नंबर चूज़ करना है। ऐसे ही आपको दिमाग में लेके चलना है। मतलब जिस तरह से आपका दिमाग
एक्सरसाइज की तरह वर्क करे एग्जाम में, उसको ऐसे ही यूज़ करना है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहाँ। अब उपनगरीय ग्राम की बात आ रही है। देखिए नगरीय ग्राम से हट जाना है, गांव से हमें हट जाना है, हमें आना है उसके बीच वाले में। ये होता है नगर और ये होता है गांव, और इसके बीच में जो होता है वो होता है उपनगर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे देखते हैं हमें क्या इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहाँ पर ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति मिलती है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे गांव की भी सभ्यता और नगर की भी सभ्यता दोनों मिश्रण होती है, वहाँ पे उपनगरीय ग्राम होता है। बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है, या फिर केवल केवल शिल्पकार रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे समझ पाए होंगे, क्योंकि हम ग्राम से ऊपर बढ़ाए हैं और शहर तक कभी पहुँचे नहीं हैं, यानी कि ये बीच वाला है, यानी कि इस जगह पे गांव और शहर दोनों का मिश्रण होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से दिमाग लगाना है। और वैसे भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कृषि योग्य भूमि कुछ हद तक कम हो जाएगी। यहाँ पे तो कृषि योग्य भूमि है, यहाँ पे कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है। अब 100% यहाँ पे अभाव लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि योग्य भूमियाँ कुछ होती हैं यहाँ पे और कुछ नहीं भी होती हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े उद्योग स्थापित होते हैं। अब यहाँ पे बड़े उद्योग कहाँ पे स्थापित होंगे, बड़े उद्योग तो यहाँ पे स्थापित होंगे, नगरों में स्थापित होंगे, है ना। तो इस सारी चीज़ों से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट फैक्ट काम करेगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है बताइए आप सभी। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 83.3 करोड़। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी जो है ये 83.3 करोड़ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम में मार्क भी कर लेंगे तो इसको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ में जब आपने इसे बबल भरा वहाँ पे, तो आपके साथ में लाखों लोगों ने बबल भर दिया है। तो इस एग्ज़ाम को ले इस क्वेश्चन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है कि आपने कर लिया है, क्योंकि जब आपने बबल भरा तो उसी टाइम पे लाखों लोगों ने बबल भर लिया, यानी कि ये कॉमन क्वेश्चन चला गया, सभी को आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है। व्यावसायिक स्तर पर यानी कि लोग करते क्या हैं पैसा कमाने के लिए। तो व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है बताइए। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विनिर्माण यहाँ पे होगा नहीं, सेवा क्षेत्र, लोग नौकरी में तो रहते नहीं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। मत्स्यन, कहीं अगर जल क्षेत्र है तो वहाँ पे मत्स्यन उद्योग हो सकता है, मत्स्यन प्रमुख व्यवसाय हो सकता है, लेकिन हमेशा हर जगह पे जल या फिर नदी नहीं होता है। यानी कि कृषि ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि हर जगह के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि कृषि हमारा मुख्य व्यावसायिक काम है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका दोस्तों कृषि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है, मतलब इसमें बताना है आपको कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ग्राम से संबंधित चीज़ों का फैक्ट नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सरल एवं सामान्य जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, एकल परिवार परंपरा, श्रम के विशेष उपकरण का महत्व। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, आपको पता होगा कि ग्राम के लोगों का, गांव के लोगों का जो जीवन होता है बहुत ही सामान्य होता है। ठीक है, बहुत हाईटेक लाइफ नहीं जीते हैं वो लोग, तो सरल एवं सामान्य जीवन ये आपका हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है नहीं दर्शाता है, और ये दर्शा रहा है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव, इतने ज़्यादा ये मतलब वो नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है। ठीक है, या फिर सामाजिक गतिशीलता का मतलब इम्प्रूवमेंट, जैसे आज कुछ नया सीखा या फिर कुछ अच्छा प्रोग्रेस कर लिया, तो सामाजिक गतिशीलता थोड़ा यहाँ पे कम होता है। जो जिस ढर्रे पे चल रहा होता है वो उसी ढर्रे पे चल रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे एकल परिवार की परंपरा, देखिए ये एकल परिवार की परंपरा क्या होती है। गाँव में आपको पता होगा कि संयुक्त परिवार की प्रथा अभी भी है, परंपरा अभी भी है। लोग देखिए, शहर में क्या होता है, एकल परिवार होता है, मतलब वहाँ पे एक गार्जियन है, उनको 2 बच्चे हुए हैं, तो
यहाँ पे इनका बच्चा अलग घर बना लेगा, इनका बच्चा अलग घर बना के जॉब करेगा, ये अलग मतलब परिवार संभालेंगे। और गांव में नहीं होता है, गांव में अगर 4-6 बच्चे हैं तो सभी लोग एकल मतलब संयुक्त परिवार में रहना चाहेंगे। हाँ, कोई बाद में बात होता है, ज़मीन मुद्दा बन जाता है या कुछ और दिक्कतें आती हैं तो लोग आपस में बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन जब तक चलता है तब तक सभी लोग साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे आपका संयुक्त परिवार ज़्यादातर मिलता है गाँवों में। हालांकि अब यहाँ पे भी एकल परिवार की प्राथमिकता ज़्यादा बढ़ रही है, गांव साइड में भी थोड़ा सा प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, एकल परिवार की परंपरा ये गांव की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? यानी कि फिर से बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। बताइए भाई, ये ऑप्शन सही है कि नहीं सही है? ठीक है, तो वास्तव में ये प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। ओके, गांव का जो नेचर होता है वो प्राकृतिक होता है, पर्यावरण इसका जो होता है वो प्राकृतिक होता है। इसके बाद में व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार से होता है। भैया, घर के एक परिवार पे आँच आ गया, किसी पे भी आँच आया तो सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं, लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मान प्रतिष्ठा अपने घर का, अपने परिवार का, सभी लोग दांव पे, परिवार की छोड़िए गाँव की प्रतिष्ठा तक दांव पे लग जाती है कि कौन किसी गांव की प्रतिष्ठा अगर दांव पर लगती है तो सब लोग आपस में फाइट करने लगते हैं, झगड़ा लड़ाई हो जाता है एक गांव से दूसरे गांव में। ठीक है, तो परिवार की तो बात ही छोड़िए फिलहाल आप यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा थर्ड है, यहाँ पे जो डेंसिटी होती है, जनसंख्या डेंसिटी होती है गाँव में, वो काफ़ी कम होती है। शहरों में ज़्यादा लोग रहते हैं, घर जो होते हैं वो पास पास होते हैं, उनके बीच में गैपिंग ही नहीं होता है, और ज़्यादा जनसंख्या जो होती है शहरों में रहती है, लोग बाहर से भी आकर रहने लगते हैं। और गाँव में ऐसी सारी चीज़ें नहीं है, यानी कि ये भी गाँव का स्पेसिफिकेशन है, ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, अगला है दोस्तों चौथा, जो कि आपका विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है। तो ये गांव की विशेषता नहीं है। गांव में आज भी जाके देखेंगे तो आपके घर हो सकता है पक्के के हों, लेकिन कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी वो खपरेल होता नहीं था, खपरेल जो पहले के टाइम में जिस चीज़ से अपना घर बनाते थे, या फिर झोपड़ी होती थी, झुग्गी होती थी, आज भी कई सारा क्षेत्र हमारा जो है ये इन्हीं घरों में रहता है। ठीक है, या मिट्टी के घरों में रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में नहीं है, प्रोग्रेसिव अवस्था में, डेवलपिंग मैटर पे भी है। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विकसित हो रहा है, विकसित अभी है नहीं। ठीक है, जो भी है। देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जस्ट वन सेकंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है? क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया है, जाति, धन, पद या फिर शिक्षा। देखिए, ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो जाति से नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे व्यक्तित्व की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप नौकरी नहीं पाए हैं, ठीक है, अगर आप गाँव में रहते हैं और नौकरी नहीं पाए हैं और एक बंदा पाया है, तो आपको पता होगा कि जो नहीं पाया है उसको लोग हेय की दृष्टि से देखते हैं। मतलब ये कितना भी पढ़ा होगा, लिखा होगा, ग्रेजुएट होगा, पीएचडी होगा, अगर नौकरी इसके पास नहीं है तो भी इसको लोग जीरो की दृष्टि से देखते हैं। मतलब यही कहते हैं कि इसका जीवन सफल नहीं है। और यही अगर एक चपरासी हो गया हाई स्कूल पढ़ के, ठीक है, और उसको सैलरी मिल रही है 25-30 हज़ार रुपया, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग इसको मतलब समझते हैं कि भैया बहुत बड़का आदमी है। तो यहाँ पर आप देखिए, यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब इस चीज़ में, नौकरी वाली चीज़ में आपका शिक्षा भी आ जाता है, लोग एजुकेट हो गए, पद भी आ गया, धन भी आ गया। तो यानी कि ये तीनों चीज़ें नौकरी से ही एग्जाम्पल, नौकरी का ही एग्जाम्पल, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। बच रहा है जाति। तो आपको पता होगा कि जाति जो है अब गाँव में काफ़ी हद तक कम हो रहा है। वर्तमान की बात हो रही है यहाँ पे, इस शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जाति प्रथा जो है यहाँ पे गाँव में काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लोग ऊँच नीच का जो पहले भेदभाव हुआ करता था, ये सारी चीज़ें कम हो रही है। अब सभी लोग ओबीसी, एससी, जनरल या फिर जो अन्य कैटेगरी के लोग हैं, सभी लोग बैठते हैं साथ में, और जिस चीज़ पे विवाद होता है या फिर कोई बात होती है उस चीज़ को सुलझाते हैं, या एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब गांव में चल रही हैं। बाकी ये जो है मैटर नौकरी वाला, ये अभी भी है। अगर किसी के घर में सरकारी नौकरी है, या किसी के घर में ज़्यादा धन है, मतलब खेती बाड़ी ज़्यादा है, सैकड़ों बीघे खेत हैं, या फिर कोई अच्छे पद पे है, मतलब नेता उता बन गया है, तो उसकी वैल्यू बड़ी ज़्यादा होती है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि वर्तमान में ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है, तो वो जाति है। बाकी इन तीनों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है? ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है?
तो देखिए समाज शास्त्रीय महत्व का मतलब ये है, फिलहाल अभी डीप में हम जाएंगे नहीं, इसका जो ऑप्शन है इसको हम देख लेते हैं पहले। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। पहली बात आप ये भी समझिए कि कभी कभी आपको क्वेश्चन को 4 बार पढ़ने से ज़रूरी है, क्वेश्चन को आप 4 बार पढ़ेंगे एग्जाम में, इससे बढ़िया कि एक बार आप ऑप्शन को भी देख लें, ठीक है। तो ऑप्शन को देखते ही आपको इस क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा कि इसमें बोल क्या रहा होगा एक्चुअली में। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे हमें क्या करना है। देखिए ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है। तो प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में, यानी कि शास्त्रीय जुड़ गया ना यहाँ पे, शास्त्रीय संस्कृति कुछ इस टाइप से आप देखिए। इसके बाद में अगला है सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप। थर्ड है दोस्तों प्रजातंत्र का आदर्श रूप। और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए प्रजातंत्र का आदर्श रूप, सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, और पहला वाला है प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में। एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे आप इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ देखिए, ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व क्या है। तो जब भी कुछ इस टाइप का, जस्ट 1 सेकेंड, जब भी यहाँ पे प्राचीन या फिर वर्तमान ना लिखे तो आप उसको वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में ही लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम समुदाय, तो यहाँ पे आपको प्राचीन ग्राम समुदाय की बात नहीं सोचनी है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा जब भी आपको वहाँ पे डिनोट ना कर दे जब तक, तब तक आप प्राचीन पे नहीं जाएंगे। जब तक यहाँ पे कुछ लिखेगा नहीं प्राचीन या वर्तमान, तो फिर आप इसको वर्तमान ही समझेंगे, ठीक है। आई थिंक जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो ग्राम समुदाय की समाज शास्त्रीय महत्व की बात कर रहा है, ये तो ये वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। तो वर्तमान का जो ग्राम समाज है ये अभी भी प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में कार्य कर रहा है। ये चीज़ आप आइडिया लग गया होगा आपको। शहर में तो ऐसा है नहीं, शहर में सब लोग एडवांस हो चुके हैं, लेकिन ग्राम में, गाँव में अभी भी ये प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में कार्य कर रहा है। अभी भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, रीति रिवाज ऐसे हैं जो प्राचीन टाइम से ही फॉलो हो रहा है। ऐसे यहाँ पे सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, जिस प्रारंभिक समय में जिस तरह से संगठन बनाए गए थे या फिर जिस तरह से चीज़ों को डिवाइड किया गया था, ठीक है, ग्रुप में, वो आज भी गांव में आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसा बोल रहा है ये। इसके बाद में देखेंगे आप प्रजातंत्र का आदर्श रूप। पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं था फिलहाल, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये प्रजातंत्र का आदर्श रूप देखने को यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है। अच्छा मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, इसको भी आप पकड़ के चलिए। जब आपने यहाँ पे 2 समझ लिया था और यहाँ पे उपरोक्त सभी है, तो शायद अगर आपको ये समझ नहीं भी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा जाने की इस पर ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक नज़र आप इस पर भी लगा लीजिए, हो सकता है ये समझ में आ जाए। और जब ये दोनों समझ में आ गया तो भी आपको मार्क कर देना है। तो ये देखिए ग्रामीण परिवेश में आपको कुछ अपना दिमाग जो है ना ये शार्प लेके चलना है एक एक एग्जाम्पल पे वहाँ पे, और अपना पेन आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मार्क नहीं करना है एग्ज़ाम टाइम में, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा इसको आप साफ सुथरा रखिएगा ताकि अगर दोबारा आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हम यहाँ पे करते हैं, जो आपका एग्ज़ाम जो है ना उससे किस तरह से आप एग्ज़ाम में रिएक्ट करें, एक्ट करें कि वो सारी चीज़ें आपके लिए डिस्टर्बेंस ना बन जाए, ये सारी चीज़ें भी बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। मैं यहाँ पे सीधे आंसर बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जा रहा है एक एक क्वेश्चन पे। लेकिन जो भी चीज़ें हो रही है दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और ये कैसे एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना ये भी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्योंकि ग्राम समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व इस रूप में हमें देखने को मिलता है या प्रदर्शित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। तो ग्रामीण विकास की दिशा में यहाँ पे जो ग्रामीण विकास हो रहा है उसकी बात कर रहा है। तो ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, तो क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे जजमानी व्यवस्था की समाप्ति हुई है क्या, हाँ हो गई है, ये तो हमें पता है कि हाँ हुई है। अगला देखते हैं, जातियों के परंपरागत संबंध कमज़ोर हुए हैं, जातियों के परंपरागत संबंध कमज़ोर हुए हैं। अच्छा अगला देखते हैं, संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है, हुआ तो है, यहाँ पे ये भी हुआ है। और जस्ट 1 सेकंड दोस्तों,
हाँ, तो यहाँ पे देखिए जातियों के परंपरागत संबंध कमज़ोर हुए हैं। बिल्कुल भाई, पहले बहुत जाति प्रथा थी, अब इस टाइम पे जाति प्रथा ख़त्म हो रही है। इसके बाद में संयुक्त परिवार का विघटन, गांव में धीरे धीरे संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ हम लोग स्विच कर रहे हैं। तो यानी कि अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नहीं है, कुछ ये भी देख लेते हैं। तो ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव पूछ रहा है, यानी कि उपरोक्त सभी हमें यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। तो महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण या फिर महाभारत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए। जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार उपयोग हुआ था, या फिर इस शब्द को यूज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण राजनीति जीवन में बदलाव के संदर्भ में, ग्रामीण राजनीति जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वह प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई। यह किसका कथन है। अब देखिए ऐसे ऐसे आपको बहुत डेफिनेशन मिल जाएंगे इस चैप्टर में। पर्टिकुलर ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में यहाँ पे बहुत लोगों ने, बहुत मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं या फिर सोशल कार्यकर्ता हुए हैं या समाजशास्त्री हुए हैं, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। लेकिन किनका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किनका डेफिनेशन हमें याद करके चलना है, वो आपको यहाँ पे इसके ऑप्शन से ही कंफर्म हो पाएगा। क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें भी मैंने जैसे मैंने समुदाय की अगर बात की तो समुदाय का मैंने 5 डेफिनेशन वहाँ पे नहीं लिखा है। समुदाय का मैंने वहाँ पे 1 डेफिनेशन लिखा हुआ है, और हो सकता है कोई अगर किसी समाजशास्त्री ने अच्छे से डिफ़ाइन किया है तो उस समाजशास्त्री के भाषा में मैंने उनके अनुसार जो डेफिनेशन था उसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैंने वहाँ पे 5-6 लोगों को नहीं लिया है। तो समुदाय से संबंधित जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक करेंगे तो यहाँ पे कौन सा समाजशास्त्री का जो डेफिनेशन है वो महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ साइंटिस्ट, समाजशास्त्री या मनोवैज्ञानिक जो भी हैं, इनके अनुसार ग्रामीण राजनीति जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है, तो आपको ये बताना है। तो आई थिंक इसको आपने पढ़ लिया होगा, और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी कि श्रीनिवास के अनुसार जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वह प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है। समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्य या फिर सामाजिक संस्था। तो समाज के व्यवस्थित रूप को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक संरचना बोलते हैं। ठीक है, सामाजिक संरचना। ऑब्वियस ही बात है, जब संरचना हो गई और सामाजिक है तो सामाजिक संरचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है। मतलब समाज में ऐसा कौन सा चेंज है जो मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, भौगोलिक कारक, जैविक कारक, जननांकीय कारक, प्रौद्योगिकी कारक। तो यहाँ पे मैंने इन सारे ऑप्शंस को, सारे कारक को अपने जो हमारा जो नोट्स है उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप फटाक से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका दोस्तों भौगोलिक कारक। जैविक कारक दूसरा हो जाता है, जननांकीय कारक जो जन्म दर होता है, मृत्यु दर होता है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैविक कारक जो वंशानुगत होता है ना, कि आपका बच्चा जब होगा तो वो किस तरह से आगे अपना रिएक्ट करेगा, उसका बौद्धिक स्तर किस लेवल का होगा। ठीक है, साइंटिफिक होगा या फिर बौद्धिक लेवल पे या फिर स्पिरिचुअल माइंडसेट का होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रौद्योगिकी कारक आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये जो भौगोलिक कारक है ये मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक दोस्तों अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन, ये सभी से संबंधित होता है, यानी कि सभी कारक यहाँ पे इसके सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है।
तो निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा है और बोल रहा है कि कौन सा इसमें से कारक नहीं है। तो राजनीतिक कारक, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक गतिशीलता या फिर मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ये बोल रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। हाँ देखिए, यहाँ पे राजनीतिक कारक जो है ये सामाजिक परिवर्तन का कारक है। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी ये भी सामाजिक परिवर्तन का कारक है। यहाँ पे आप इन दोनों क्वेश्चन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक कारक भी दोस्तों आपका सामाजिक परिवर्तन का कारक है। ठीक है, और जो सामाजिक गतिशीलता है यह एक स्थिति है भाई, ये परिवर्तन का कारक नहीं है। आप पहले किस लेवल के थे, आप यहाँ पे किस लेवल के आ चुके हैं, आप थोड़ा डेवलप हो गए हैं, तो ये कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता मतलब ये बोल रहा है कि आप पहले ऐसे थे, धीरे धीरे आप ऐसे हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप परिवर्तन मत मानिए, ये गतिशीलता है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कंडीशन को डिफाइन करता है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन का कारक सामाजिक गतिशीलता नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन की एक स्थिति है। ठीक है, यह विभिन्न कारकों के प्रभाव से परिवर्तित होती है, यह भी परिवर्तित होती है। जब यहाँ पे इन सारी चीज़ों में कोई चेंजेज होगा तो ये ऑलरेडी चेंज होगा, यानी कि ये कारक नहीं है, ये स्थिति है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत समय नहीं वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, ये सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? तो यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है, आप ऑप्शन देख लीजिए। समरैखिक परिवर्तन, समतल परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन या फिर चक्रीय परिवर्तन। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है यहाँ पे। भैया देखिए, सामाजिक परिवर्तन में समरैखिक परिवर्तन क्या होता है, उतार चढ़ाव परिवर्तन क्या होता है, चक्रीय परिवर्तन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में एक्सप्लेन करके रखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। आप इतना मान के चलिए कि यहाँ पे आपका समतल परिवर्तन जो है ये सामाजिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे जो हैं ये चक्रीय है, ये भी सामाजिक परिवर्तन शो करता है। उतार चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम, चक्रीय परिवर्तन। देखिए यार, मैं बता ही देता हूँ, चलो ठीक है। देखिए, मैंने वहाँ पे बताया था अपना शॉर्टकट जो मैंने यूज़ किया वहाँ पे, तो उतार चढ़ाव का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा देखिए। तो यहाँ पे कभी खुशी कभी गम मैंने इसलिए बोल दिया, मुझे अभी याद था। और जो चक्रीय परिवर्तन है दोस्तों, ये चक्रीय का मतलब होता है ऐसे गोल गोल। ठीक है, जब आप गोल यहाँ से निकले हैं, फिर इधर पहुँचे हैं, फिर इधर पहुँचे, फिर इधर, यानी कि जन्म लिया, बड़े हुए, फिर मर गए, फिर जन्म लिए, फिर बड़े हुए, फिर मर गए, यानी कि ये चक्रीय परिवर्तन हो गया। ठीक है, ऐसे ही समरैखिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, कभी ऐसे गए कभी ऐसे गए। और जो समतल परिवर्तन है दोस्तों, ये कुछ इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से है, तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। मैंने इसी तरह से यहाँ पे आपको आइडिया लगाया और यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर 2 मार्क कर दिया। अगर मैं होता तो कुछ ऐसा ही करता। ठीक है, तो आपको आई थिंक आइडिया मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? अब जो मैंने चीज़ें बताई हैं यहाँ पे देखिए, उसी में से आपको समझना है। इसमें समाज में आर्थिक जगत की बात कर रहा है, आर्थिक तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे समाज में आर्थिक जगत, उतार चढ़ाव, कभी आपकी लाइफ में चढ़ाव आएगा, कभी उतार आएगा, यानी कि कभी पैसे होंगे, कभी कहते नहीं कि दुख आता है तो छप्पर फाड़ के दुख आता है, या पैसा मिलता है तो छप्पर फाड़ के पैसा मिलता है। तो ही आर्थिक जगत यानी कि उतार चढ़ाव पे यहाँ पे इस चीज़ को शो कर रहा है। भाई आर्थिक का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि मतलब ये देखिए चक्रीय से अर्थ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समरैखिक का मैंने बता दिया था कि वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसको जनसंख्या और आर्थिक में आप ऐड नहीं कर सकते हो। गुणात्मक का मतलब क्या है, गुणात्मक में आर्थिक का कोई मतलब है क्या? गुणात्मक किसी चीज़ का गुण एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो बच क्या रहा है यहाँ पे क्या बच रहा है, आपका उतार चढ़ाव परिवर्तन ही तो बच रहा है। समतल परिवर्तन नहीं, हाँ उतार चढ़ाव परिवर्तन ही तो बच रहा है, यानी कि आपको फिर से वही उतार चढ़ाव करना है। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से भी आप देखिए, अभी चाइना में जनसंख्या क्या हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इस टाइम पे क्या हो रही है, फाल हो रही है। वहाँ पे तो शायद 22 या 23 लाख रुपए, नहीं हज़ार या लाख रुपए घोषित कर दिया गया है कि अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो आपको 23-24 लाख का लोन मिलेगा, मतलब कम इंटरेस्ट पे, फ्री नहीं, लोन मिलेगा कम इंटरेस्ट पे, बच्चों को देखने के लिए, पालने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये उतार चढ़ाव के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो समय लगेगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्राण तथा वृद्धावस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? मैंने अभी जस्ट बताया था आपको,
ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि जब ये चक्रीय परिवर्तन होता है तो बच्चा शिशु होता है, जन्म लेता है, शिशु पहुंचता है, तरुण होता है, उसके बाद में प्राण पखेरु उड़ जाता है, फिर जन्म लेता है। इस तरह से ये एक चक्रीय परिवर्तन को शो कर रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा चक्रीय परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है। ठीक, निम्न में कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। यौन संबंध तथा संतान उत्पत्ति, ऑब्वियस ही बात है ना, तो इसलिए आप आज पढ़ाई कर रहे हैं। सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना, सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करता है भैया हमारे पापा मम्मी जो कहेंगे वही हम धीरे धीरे सीखेंगे, वही हमारी सामाजिक मान्यता हो जाएगी, वही वो उनसे मिला, वही हमने उनसे लेंगे। ठीक है, जिसमें से रूढ़वादिता भी शामिल है और गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी भी शामिल है। उन्होंने तो कहा भी ये जाके तैयारी करो, तो वही सामाजिक मान्यता हो गई कि हाँ समाज में इसकी मान्यता है, अगर आप नौकरी पा जाएंगे तो आपकी शादी वादी हो जाएगी ठीक ठाक, पैसा वैसा मिल जाएगा, तो ये सामाजिक मान्यता हो गई। मतलब एक लो लेवल की डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, हाई लेवल की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए अगला है नवजात शिशु की देखभाल, सही है, यानी कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। परिवार की विशेषता नहीं है रक्त संबंधों का बंधन, क्या ये परिवार की विशेषता है। अब भैया हमको तो लग रहा है कि है। सामाजिकरण, अभी तो जस्ट हमने बताया था, सामाजिक मान्यता, सामाजिकरण। ठीक है, अगला है सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, भावनात्मक लगाव देख लीजिए। यानी कि हम इतना तो पता कर लिया कि भावनात्मक लगाव परिवार की विशेषता है, सामाजिकरण परिवार की विशेषता है, रक्त संबंधों का बंधन परिवार की विशेषता है, तो बचा क्या, यही, ये नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों परिवार के उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ये आपका फैक्चुअल है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ए, बैकोफन। ठीक है, परिवार के उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, बैकोफन, यानी कि राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए या फिर 1। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है। ऑप्शन है नगरीकरण, पश्चिमीकरण, पाश्चात्य संस्कृति या फिर अस्थायी जीवन। ठीक है, तो ग्रामीण परिवार में, ठीक है, परिवार की बात हो रही है, कौन से परिवार, ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है। तो नगरीकरण से ग्रामीण परिवार में परिवर्तन हुआ है, पश्चिमीकरण से परिवार में परिवर्तन हुआ है, पाश्चात्य संस्कृति से हुआ है, बच्चे आजकल गेम खेलते हैं, ठीक है, मोमोज़ और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो ये पाश्चात्य संस्कृति है। क्रिसमस डे अभी आपने मनाया होगा, तो ये पाश्चात्य संस्कृति है। ठीक है, अस्थाई जीवन ये उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, अस्थाई जीवन आपका जो है ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। ठीक है, ये तीनों हैं, तो यहाँ पे आप राइट आंसर ए 4th मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युक्त परिवार की विशेषता नहीं है। अब युक्त परिवार नहीं, यहाँ पे होगा संयुक्त परिवार। ठीक है, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है या फिर नहीं है, ये आपको आंसर क्वेश्चन में देख लेना पहले कि पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो संयुक्त परिवार की विशेषता है विशाल आकार, हाँ, साझा संपत्ति है, नातेदारी व्यवस्था की कमी और ये सामूहिक एकता। तो ये सामूहिक एकता भी विशेषता है, यानी कि नातेदारी व्यवस्था की कमी, ये आपका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं। देखिए अब इसको मैंने एक्सप्लेन किया है नोट्स में अच्छे से, मिताक्षरा, दाएं भाग वगैरह जो भी था। ठीक है, और भी कितने टाइप के परिवार होते हैं, कैसे कैसे परिवारों का जो होता नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनका विकास हुआ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। फिलहाल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, पितृवंशीय परिवार जो है ये वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है दाएं भाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है। दाएं भाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो यहाँ पे होगा बंगाल। दाएं भाग संयुक्त परिवार बंगाल राज्य में पाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है। तो निम्न में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है। व्यक्तिवाद, शिक्षा का प्रसार, पश्चिमीकरण, सामान्य धार्मिक कर्तव्य या फिर व्यक्तिवाद। देखिए सामान्य धार्मिक कर्तव्य की अगर हम बात करेंगे तो इससे लोग धर्म क्या सिखाता है, एक होना, तो ये तो विघटन का कारण हो ही नहीं सकता है। शिक्षा का प्रसार ये विघटन का कारण हो सकता है क्या,
नहीं नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए नहीं है, बोल रहा है निम्न में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है। तो कारण दोस्तों यही नहीं है। शिक्षा का प्रसार भी विघटन का कारण है। लोग एजुकेटेड होते हैं, उनको अकेले रहना पसंद होने लगता है, ठीक है। व्यक्तिवाद, भैया अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। तो व्यक्तिवाद की समस्या भी संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। पश्चिमीकरण तो ऑब्वियसली है, यानी कि हमारा राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30वां है, वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठा वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, क्या कहलाता है। तो ये जब आप पढ़ेंगे संस्कृतिकरण, उसमें मैंने डेफिनेशन साफ साफ लिखा हुआ है, यही आपका डेफिनेशन है कि जब कोई निम्न वर्ग उच्च वर्ग की तरफ बढ़ता है या अनुसरण करता है तो उसको हम संस्कृतिकरण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृतिकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किए गए वे कौन से प्रयास हैं जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है सरकार द्वारा, कौन सा ऐसा काम है। तो यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था, भूमि सुधार, मताधिकार का अधिकार, ये सारे ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्य हैं जो कि सांस्कृतिकरण को बढ़ावा देते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। तो संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा देख लेते हैं। सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा, सामाजिक स्तरीकरण में सुधार, उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना, प्रतिष्ठा के रूप में बदलाव। सांस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पे उच्च वर्ग का बढ़ता प्रभाव, सांस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। आई थिंक अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देना यह एक प्रभाव है, ठीक है, संस्कृतिकरण का। अगला है सामाजिक स्तरीकरण में सुधार। ऑब्वियस सी बात है, संस्कृति जब होगी तो सामाजिक स्तर भी ठीक ठाक होगा। अब प्रतिष्ठा के रूप में बदलाव, ये भी संस्कृतिकरण का दोस्तों कारक है या फिर प्रभाव है, ठीक है। आप समझते होंगे कि जब ज़्यादा लोग संस्कृतिकृत होंगे या फिर आप बोल सकते हैं उनमें सामाजिक सौहार्द होगा, तो उनका जो आपस में जो कोई मोहल्ला है ना, बोलते हैं कि ये मोहल्ला ऐसा है और ये मोहल्ला ऐसा है। यहाँ के लोग थोड़ा एजुकेटेड हैं तो प्रतिष्ठित मोहल्ला है, और यहाँ के लोग कम एजुकेटेड हैं या फिर कुछ इस तरह से, तो ये उतना प्रतिष्ठित मोहल्ला नहीं है। तो यहाँ पे प्रतिष्ठा का भी प्रभाव पड़ता है। उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना, ये संस्कृतिकरण का कारक नहीं है। ऐसा इसलिए है कि जब लोग एजुकेटेड होंगे तो जो गरीब लोग होंगे ना, उनको भी लोग समझेंगे कि हाँ चलो ठीक है, गरीब हैं तो कोई बात नहीं, इनकी भी अपनी एक मान प्रतिष्ठा है, इनका भी अपना एक ओहदा है समाज में। तो यहाँ पे जो उच्च वर्ग का मतलब बोलबाला होता है ना, उस चीज़ का प्रभाव कम होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जस्ट 1 सेकेंड। पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है। पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है। विधवा पुनर्विवाह, या फिर प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, या फिर बाल विवाह। जब लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बाल विवाह। बाल विवाह की प्रवृत्ति कम हुई है। पहले था बाल विवाह था, तो उस टाइम पे विलियम बेंटिक की तो था शायद, उस टाइम पे बाल विवाह बेंटिक ही था जिसने सती प्रथा प्लस बाल विवाह पे रोक लगाई थी। अगर आप लोग को अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग इसको मुझे आंसर में करेक्ट कीजिएगा कि बाल विवाह पे रोक किसने लगाया था, ठीक है। या फिर आपको पता होगा तो आप लोग आंसर में ज़रूर इसका कमेंट सेक्शन में इसको लिखिएगा, ठीक है। हाँ ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। वेस्टर्न कल्चर के कौन से सकारात्मक प्रभाव हैं। तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार, ऑब्वियस सी बात है हाँ। जाति प्रथा में परिवर्तन, हाँ। रोजगार के विविध अवसर, हाँ। यानी कि सभी जो है यहाँ पे पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। ऐसा नहीं कि पश्चिमीकरण से बहुत सारी चीज़ें, कहते नहीं कि अरे यार लोग आजकल पश्चिमीकरण को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर, तो जो इसकी पॉजिटिविटी है आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। अगर इसकी नेगेटिविटी को ले रहे हो कि स्त्रियाँ आजकल ऐसे कपड़े पहनती हैं या फिर लोग अपनी जो संस्कृति है उसको भूल गए हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें जो ब्राह्मण समाज है उसमें कहते नहीं कि अब ये लोग चुटिया नहीं रखते हैं, इस टाइप से चीज़ें वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, बाल रखाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो इसका जो पॉजिटिव साइड है ना, इसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव साइड है इसको भी आप गिनेंगे तो जितना पॉजिटिव मिला है
उससे कहीं ज़्यादा कम नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखिए, और जो नेगेटिव है वो तो हमने खुद किया है ना, हमने तो किसी से कहा नहीं कि भाई बाल काट लो, हमने तो किसी से कहा नहीं कि भाई कम कपड़े पहनो, हमने तो किसी से कहा नहीं कि भाई ये चीज़ करो। तो वो सारी चीज़ें भी हम खुद ही कर रहे हैं, और बाकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी हम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें अनुकूल होती हैं उसको हम लोग एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है फिलहाल। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। तो आधुनिकीकरण की विशेषता कौन सा नहीं है। सामाजिक विभेदीकरण, ये तो वैसे मुझे तो नहीं लग रहा है। परंपरावाद का बढ़ावा, ये भी मुझे नहीं लग रहा है आधुनिकीकरण का विशेषता नहीं है। हाँ, ये भी नहीं है। सामाजिक गत्यात्मकता, और यहाँ पे आपका सामाजिक गत्यात्मकता और सामाजिक संरचना में बदलाव, नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है नहीं है। देखिए दोस्तों, ऐसे गलती होगी एग्ज़ाम टाइम में, आपको कन्फ्यूज़न में डाला जाएगा जब यहाँ पे लिखा जाएगा नहीं है। तो यहाँ पे सामाजिक विभेदीकरण, ये भी आधुनिकीकरण से ख़त्म हुआ है। सामाजिक गत्यात्मकता, ये भी आधुनिकीकरण से बढ़ा है, अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद में सामाजिक संरचना में बदलाव, ये भी आधुनिकीकरण का अच्छा प्रभाव है। परंपरावाद का बढ़ना, ये कम हुआ है, मतलब जो रूढ़वादिता है ये कम हुई है। यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यही आपकी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये सीरीज़ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये हमारा पहला सेशन है, यहाँ पे हमने जस्ट 35 क्वेश्चन को देखा है, समझा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा। आप इसी चैप्टर में नहीं, आने वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन को एलिमिनेट करके, या फिर जो भी ट्रिक मैंने यूज़ किया या बताया कहाँ पे आपको अपना टाइम सेव करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। और इसका मैं कोशिश करूँगा कि जो इसका आंसर वाला PDF है ना, जैसा कि यहाँ पे भारत में कुल कितने गांव हैं, तो यहाँ पे मार्क किया हुआ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा, फिलहाल हो सकता है मिल जाए। तो अगर मिल जाएगा तो जो पेड वाले बच्चे हैं उनको मैं ये इसका पूरा का पूरा जो आंसर सहित आपका क्वेश्चन सहित आंसर सहित क्वेश्चन है, ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।